हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 7 है और आज के लेक्चर में हम मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय डिफरेंस टेबल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के फीचर्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का सेपरेट बैच होगा जिसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और हर एक वीडियो लेक्चर में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप सॉल्व करना है। और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, मतलब डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम हर एक यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मिसिंग टर्म, है ना। तो आज के लेक्चर में हम मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करना सीखेंगे डिफरेंस टेबल की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंस टेबल क्या है और डिफरेंस टेबल को बनाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमारे पास टोटल 3 डिफरेंस टेबल है। एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, दूसरी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और तीसरी सेंट्रल डिफरेंस टेबल। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज होगा, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज होगा और सेंट्रल डिफरेंस टेबल में सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का यूज होगा। अगर आपने ये तीनों ऑपरेटर अच्छे से पढ़ लिए हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को समझ लेते हैं। देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कहां पर यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है, किस फॉर्म में डेटा गिवन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको इस फॉर्म में डेटा गिवन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होगा। यहां पर x की वैल्यूज होंगी और यहां पर y की वैल्यूज होंगी। तो यहां पर x और y की वैल्यूज लिखी होंगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको x और y का डेटा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। और देखिए, इन टेबल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टेबल की हेल्प से हम केवल मिसिंग टर्म्स को ही कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस यूनिट में आगे आने वाले जो लेक्चर हैं, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, इन सभी टॉपिक के अंदर हम डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। इसलिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना आना चाहिए। और बहुत सिंपल है, और इनको एक बार आप बनाना सीख लेंगे तो इनके ऊपर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो आने वाले लगभग सभी लेक्चर में हम डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है ना, आज के लेक्चर के लिए भी और आने वाले लेक्चर्स के लिए भी। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से डेटा गिवन होता है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, अब हम देखिए इस डेटा की फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने जा रहे हैं। यहां पर कुछ भी डेटा गिवन हो सकता है ना। तो इसकी हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको डेटा गिवन है इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। पहले कॉलम में x की वैल्यूज आ जाएंगी और दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज आ जाएंगी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। अब यहां पर देखो, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, तो सीधी सी बात है, यहां पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट करेंगे, है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को कैलकुलेट करेंगे। अब जरा ध्यान देना,
देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये भाई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल यही था ना हमारा ट्राइंगल के जैसा, है ना। तो देखो यहां पर ये क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट करेंगे y का। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम y का 2 बार फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कितनी बार? 2 बार। तो देखिए जब हम एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एक बार, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और ये क्या है? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब यहां पर 2 बार कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, यहां पर 3 बार कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब 4 बार कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब यहां पर 5 बार कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया, y का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, y का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, y का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, y का फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस और y का फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। देखिए हमारे पास ये डेटा गिवन है x का, ये डेटा गिवन है y का। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो डेटा गिवन होगा ये वैल्यूज की फॉर्म में होगा, यहां पर नंबर्स लिखे होंगे। तो आपको इसको समझना, इस नोटेशन को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस नोटेशन को जरा ध्यान से समझना। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हमें सबसे पहले y का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आ जाते हैं राइट साइड में। देखिए y का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले y नॉट का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये फॉर्मूले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस के ना। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट कितना होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये करता क्या है? ये इसको आगे वाले में से माइनस कर देता है। फॉरवर्ड मतलब आगे वाले में से। तो y0 के आगे वाला फंक्शन कौन सा होगा? y1 होगा। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? y1 में से y0 को माइनस कर देगा, मतलब जिसके ऊपर ये अप्लाई होगा उसी को माइनस कर देगा उसके आगे वाले में से। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर ये देखो, यहां पर हमें x की वैल्यूज से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें y की वैल्यूज से मतलब होता है। देखिए ये हमारा y नॉट है, ये हमारा y1 है। तो अगर हमें डेल y कैलकुलेट करना है, डेल y नॉट क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डेल y नॉट। तो ये जो डेल y नॉट होगा ये किसके बराबर होगा? y1 माइनस y नॉट के। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डेल y नॉट आ जाएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो डेल y नॉट आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन के अंदर आपको ये नंबर दिए होंगे तो आप क्या करेंगे? इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल y नॉट आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? इसमें से इसको माइनस करेंगे और इन दोनों के बीच में, इस कॉलम में इन दोनों के बीच में लिखेंगे। इसको ध्यान से समझना, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखेंगे। देखो मैंने एकदम मिडिल में लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल y1। अब डेल y1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए अब हम y1 पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये y1 को माइनस कर देगा y2 में से, y1 को माइनस कर देगा y2 में से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, अब ध्यान देना जरा, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? इसमें से इसको माइनस करना होगा। देखो पहले क्या किया था? इसमें से इसको माइनस किया था तो ये आया था। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? नेक्स्ट है डेल y2। डेल y2 इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ऊपर वालों को मैं हटा देता हूं, इसको कैलकुलेट करना है तो ये कहां से कैलकुलेट होगा? सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या कहता है कि y2 को माइनस करेंगे y3 में से, y2 को माइनस करेंगे y3 में से। अब यहां पर आ जाओ, मतलब y3 में से y2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया? देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब देखो सबसे पहले हमने y नॉट कैलकुलेट किया, फिर y1 किया, फिर y2 किया, फिर y3 किया, फिर y4 किया। अब
क्या हम डेल y5 कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए जो डेल y5 होगा इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? y6 माइनस y5, y6 माइनस y5। तो क्या आपको यहां पर कहीं y6 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए y5 डेल y5 कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब डेल y4 तक ही कैलकुलेट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो लास्ट टर्म का कैलकुलेट नहीं होता है, फर्स्ट टर्म का कैलकुलेट होता है, सेकंड का होता है, थर्ड का होता है, फोर्थ का होता है, लेकिन लास्ट का नहीं होता। तो यहां पर लास्ट वाली टर्म का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसको हम हटा देते हैं। तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी ना। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसको हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया था। अब जरा इसको समझना। देखिए अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर वाई नॉट, है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा आप जरा ध्यान से समझना। देखिए डेल स्क्वायर वाई नॉट, देखिए डेल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम वाई नॉट के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर को 2 बार लगाएंगे। तो चलिए 2 बार लगा देते हैं, डेल ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर वाई नॉट। तो पहले मैं डेल को वाई नॉट के ऊपर लगाऊंगा, फिर इसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर फिर से लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। अब यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए ये तो हमारा डेल है और हमें पता है कि जो डेल वाई नॉट है वो y1 माइनस वाई नॉट है, y1 माइनस वाई नॉट। ध्यान से समझना, y1 माइनस वाई नॉट। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये आ जाएगा डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? इसका मतलब डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी? डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। अब यहां पर आ जाओ, डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप डेल y1 में से डेल y2 को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। देखो वही फॉर्मूला बन रहा है ना, डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। सिमिलरली अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे आया? जैसे मैंने ये निकाला है ना वाई नॉट का, ऐसे आप जब y1 का निकालेंगे, y1 का, तो यहां पर y2 माइनस y1 आएगा और यहां पर आ जाएगा डेल y2 माइनस डेल y1। तो डेल y2 में से डेल y1 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, जब आप डेल स्क्वायर वाई नॉट कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, डेल स्क्वायर y1 कैलकुलेट करेंगे इनके बीच में लिखेंगे, डेल स्क्वायर y2 कैलकुलेट करेंगे इनके बीच में लिखेंगे, और डेल स्क्वायर y3 कैलकुलेट करेंगे तो इनके बीच में लिखेंगे। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन आता है, क्या सर हम डेल स्क्वायर y4 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? डेल स्क्वायर y4 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेल स्क्वायर y4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें y5 चाहिए और y5 इसमें है नहीं। आखिरी टर्म का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट नहीं होता है। तो अब इस कॉलम में ये आखिरी टर्म है, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसका मतलब हम y3 तक जाएंगे, मतलब यहां पर एक एक नंबर कम होता जाएगा। देखो y5 था, y4 है, y3 है, 2 1 0, नीचे से कम होता जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यहां पर पैटर्न समझ में आ गया। देखो एक बार पूरा पैटर्न रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए तो सबसे पहले y0 का निकलेगा, y1 का निकलेगा, y2 का निकलेगा, y3 का निकलेगा, y4 का निकलेगा, y5 का नहीं निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही? तो जब आप y0 का निकालेंगे तो y0 का जो भी आएगा दोनों के बीच में लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप y1 का निकालेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे, बीच में लिखेंगे। और जब आप y2 का निकालेंगे तो y3 माइनस y2 करेंगे और बीच में लिखेंगे। और जब आप y3 का निकालेंगे तो y4 माइनस y3 करेंगे और बीच में लिखेंगे। और जब आप y4 का निकालेंगे तो y5 माइनस y4 करेंगे और बीच में लिखेंगे। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस पहले आप y0 का निकालेंगे। तो जब आप y0 का निकालेंगे तो डेल y1 माइनस डेल y0 करेंगे और यहां पर लिखेंगे बीच में। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीच में लिखेंगे। आगे कैलकुलेट नहीं होगा। अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस पे आ जाओ, सेम पैटर्न चलेगा। थर्ड, देखो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डेल स्क्वायर y1 में से डेल स्क्वायर y0 को माइनस करेंगे तो डेल क्यूब y0 आएगा। पैटर्न समझ में आ गया? तो अब आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा, और लिखना बीच में है। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी आ गया हमारे पास ना। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस,
तो जब आप फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे, बीच में लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, बीच में लिखोगे, तो ये हमारा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। एंड नाउ लास्ट, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा। अब देखो यहां पर y1 का कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी टर्म है, y2 का यहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी टर्म है, यहां पर y3 का कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी टर्म है, यहां पर y4 का कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी टर्म है, और यहां पर y5 का कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी टर्म है। तो मुझे लगता है आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहां पर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। बोलो बात समझ में आ गई। और डेल हमारा यहां पर क्या है, ट्राइंगल, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो यहां पर ये टेबल का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हमारा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हमारा है फर्स्ट बैकवर्ड, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस। अच्छा, आप सोचेंगे सर कहां तक लिखना है? देखिए हम आगे भी लिख सकते हैं, सिक्स्थ भी लिख सकते हैं, सेवंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे फिफ्थ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए जरा ना, बैकवर्ड डिफरेंस। तो सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास यहां सबसे पहले आता है वाई नॉट। क्या हम वाई नॉट का बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? देखिए बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आप जिस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, उसी फंक्शन में से उसके पीछे वाले को माइनस कर देता है। अब मुझे एक बात बताओ, वाई नॉट के पीछे कुछ है क्या? भाई पीछे का मतलब यहां पर ऊपर है, वाई नॉट से पहले कुछ है क्या? पीछे का मतलब वाई नॉट से पहले। तो क्या यहां पर वाई नॉट के पहले कुछ है? कुछ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार हम डेल वाई नॉट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मतलब फॉरवर्ड फर्स्ट, ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है इसको हम फर्स्ट टर्म पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लास्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बैकवर्ड होता है उसको हम फर्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते और लास्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो पहली टर्म पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले टर्म पे आप अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि वाई नॉट में से आपको उसके पीछे वाली मतलब पहले वाली को माइनस करना पड़ेगा और पहले कोई टर्म है नहीं। तो इसका मतलब वाई नॉट का हम बैकवर्ड डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम y1 का कर सकते हैं। तो देखिए y1 का करेंगे तो क्या आएगा, आप जरा ध्यान से समझना। अगर मैं y1 का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट करता हूं तो देखो अब ये ऑपरेटर क्या कहता है कि y1 में से इसके पीछे वाली टर्म मतलब पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, मतलब y नॉट को। तो y1 में से y0 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल y1 आ जाएगा। यहां पर देखो, तो जब आप अब देखो y नॉट कैलकुलेट नहीं होगा, y1 कैलकुलेट होगा, तो जो डेल y1 है वो कितना आएगा, डेल y1 आएगा आपका y1 माइनस y0। मतलब करना वही काम है, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, 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 और इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए, और जब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो आपको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लास्ट टर्म पर बैकवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं, पहली पे नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं तो देखो क्या आएगा, मुझे y5 का बैकवर्ड y5 के ऊपर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करना है y5 के ऊपर। तो देखो अगर मैं y5 के ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, y4 माइनस y5 माइनस y4 आएगा। यही तो आएगा, यही तो डेफिनेशन है। इसका मतलब y5 में से y4 को माइनस करेंगे तो डेल y5 आएगा। तो देखो डेल y5 कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल y4, मतलब यहां पर बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है y4 के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, y4 माइनस y3, मतलब आप इसमें से इसको माइनस करिए तो ये आएगा। उसके बाद है y3 के ऊपर अप्लाई करेंगे, y3 के। तो जब आप y3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y2। तो y3 माइनस y2 बीच में लिखेंगे।
अब हम y2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जब आप y2 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में अप्लाई करेंगे y1 के ऊपर, और जब आप y1 के ऊपर अप्लाई करोगे तो y1 माइनस y0 आ जाएगा, मतलब y1 माइनस y0 यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद y0 पे अप्लाई होगा नहीं। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना, यहां लिखना, इसमें से इसको माइनस करना, यहां लिखना, बीच में ही लिखना, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। शायद मैंने पहले फॉरवर्ड बोल दिया था, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो यहां पर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। यहां पर सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा। अब सेकंड कैसे कैलकुलेट होगा जरा ध्यान से समझना। सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब अगेन यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल स्क्वायर y5 आएगा। ध्यान देना, लास्ट टर्म का बैकवर्ड कैलकुलेट होगा। इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा। मतलब लास्ट से स्टार्ट करने का फायदा क्या है कि हमारा लास्ट हमेशा y5 से ही स्टार्ट होगा। देखो डेल y5, डेल स्क्वायर y5, डेल क्यूब y5, डेल 4 y5, डेल 5 y5। चलिए, उसके बाद जब आप थर्ड बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और लास्ट में इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो एक चीज आप यहां पर देखें तो देखो यहां पर जो y5 है ना वो चेंज नहीं हो रहा। बैकवर्ड में लास्ट वाला नंबर सब में आ रहा है और फॉरवर्ड में पहले वाला नंबर सब में आ रहा है। कहानी कुछ समझ में आ रही है? इसमें y0 सब में आ रहा है ना, और y5 सब में नहीं आ रहा है। यहां पर क्या y5 सब में आ रहा है और y0 नहीं आ रहा है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में अब आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस टेबल। सेंट्रल डिफरेंस टेबल, तो यहां पर हमारा यूज होगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सिंबल है ना। चलिए अब जरा ध्यान से समझना। अगेन ये x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है। ये हमारा फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस हो गया, सेकंड सेंट्रल डिफरेंस, थर्ड, तो ये हमारा फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस है, फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ सेंट्रल डिफरेंस है ना, और फिफ्थ सेंट्रल डिफरेंस ये हमारे पास है। अब जरा ध्यान से समझना ना। अब यहां पर आपको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि यहां पर डेल y1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, 9/2 है, उसके बाद 1 2 3 4 है, उसके बाद 3/2, 5/2, 7/2 है, फिर 2 3 है, फिर फ्रैक्शन में है। तो ऐसा क्यों है, इसको जरा समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये है, देखो यहां पर 5 है, लेकिन आपको यहां कहीं भी इस तरह से 5 सब जगह दिखाई नहीं देगा, सभी जगह पर 5 दिखाई आपको नहीं देगा। यहां पर y0 है, यहां पर भी आपको सभी जगह पर y0 दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है, ये दोनों तरफ से स्विंग करेगी। बात समझ में आ रही है? तो अब इसकी नोटेशन को एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये कहां से आएगा और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो अब इधर आ जाते हैं। कुछ नया नहीं है, बस जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिए अब जरा ध्यान से देखना, हमने y1 इक्वल टू, हमें पता है y1 इक्वल टू होता है f ऑफ x1, हम पढ़ चुके हैं। y1 इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ x1 होता है। क्लियर है? चलिए, और हमें यह भी पता है कि जो x1 है, अब ध्यान से समझना क्योंकि हमारी वैल्यूज x0 से स्टार्ट हो रही हैं, जो x1 होता है वो x0 प्लस h के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। x1 किसके बराबर होता है? x0 प्लस h के बराबर होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूं। तो यहां पर x1 की जगह मैं x0 प्लस h रख सकता हूं। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस h। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से अगर मैं यहां पर y2 लिखूंगा तो आपको यह भी मालूम है कि जो y2 होगा वो x0 प्लस 2h होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? x0 प्लस 2h होगा। तो इतनी तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए। तो देखिए y1 इक्वल टू क्या है? f ऑफ x1, उसके बाद
y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x0 प्लस h लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे y2 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, x0 प्लस 2h लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे y1/2 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई? अब पैटर्न समझ में आ गया? देखो यहां पर अगर y1 था तो वहां पर 1h ऐड हुआ, y2 था तो 2h ऐड हुआ। अब y1/2 है तो सीधी सी बात है यहां पर 1/2 h ऐड होगा, यानी कि h/2 ऐड होगा। ये समझ में आया कि नहीं? देखो अगर y1 था तो 1h ऐड हुआ, 2 था तो 2h ऐड हुए, 3 होता तो 3h ऐड होते, 4 होता तो 4h ऐड होते। यहां पर अगर 1/2 है तो यहां पर h/2 ऐड होगा। बोलो बात समझ में आ रही ना? अब हम यहां पर यूज करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा ये, इसको मैं अप्लाई कर देता हूं y1/2 के ऊपर, तो सीधी सी बात है दोनों साइड में अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस h/2 के ऊपर, h/2 के ऊपर। अब यहां पर आपको इसका फॉर्मूला याद है क्या? चलिए इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, उधर तो मुझे स्पेस चाहिए, यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, किसका? डेल ऑफ, अब ध्यान देना, डेल ऑफ y का फॉर्मूला, y की जगह fx भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला चलिए मैं fx की फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने याद कर रखा है उसी फॉर्म में लिखता हूं। अगर हम fx के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है f ऑफ x प्लस h/2, f ऑफ x प्लस h/2 और माइनस f ऑफ x माइनस h/2। बोलो याद है सबको ये फॉर्मूला? ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है ना, जो आपने याद भी किया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने इसका यूज भी किया था, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगाता हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो लेफ्ट साइड को तो मैं जैसे है वैसा का वैसा ही लिखूंगा y1/2, राइट साइड को जरा ध्यान से देखो। अब मुझे राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले को लगाना है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, जब आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो ये फॉर्मूला करता क्या है, x में प्लस h/2 करता है, फिर माइनस x में माइनस h/2 करता है। तो यहां पर हमारे पास x की जगह पर x0 प्लस h/2 है। ध्यान देना, फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूं मैं, x की जगह पर क्या लिखा है, x0 प्लस h/2। इसका मतलब ये जो x0 प्लस h/2 है ये x का काम कर रहा है। तो हम इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, इस क्वांटिटी में h/2 को एक बार ऐड करेगा और एक बार माइनस करेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, नाउ f ऑफ x0 प्लस h/2, ये तो x हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, इस x में देखो इतना इतना पार्ट x का काम कर रहा है, अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, x में h/2 को ऐड करेगा, तो यहां पर h/2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस, नाउ माइनस f, और माइनस में ये क्या कर रहा है, x में से h/2 को माइनस कर रहा है, तो माइनस f x प्लस h/2, ये तो x हो गया, इसमें से h/2 को कर दो माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां से h/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा डेल y1/2 इज इक्वल टू, देखो h/2 प्लस h/2 कितना हो गया, h हो गया, तो f ऑफ x0 प्लस h हो गया, ठीक, माइनस यहां पर आ जाओ, h/2 से h/2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास, अच्छा ये x0 था ना, हाँ x0, ये बचा मेरे पास x0। बोलो बात समझ में आ गई? अब f ऑफ x0 प्लस h कितना होता है, ये होता है y1 के बराबर, है ना, और fx0 कितना होगा भैया, अगर देखो fx1 अगर y1 के बराबर है तो fx0 y0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ डेल y1/2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x1 और ये हमारा है f ऑफ x0, और फाइनली ये y1 हो गया और ये y0 हो गया, ये हो गया y1 और ये हो गया y0। इसका मतलब ये हुआ जो डेल y1/2 होगा इसकी वैल्यू y1 माइनस y0 होगी। अब इधर आ जाओ, देखो अगर मैं y1 में से y0 को माइनस कर दूं, y1 में से y0 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान से देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डेल y1/2। इसका मतलब ये हुआ इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें डेल y1/2 मिलता है, जैसा कि मैंने यहां पर प्रूफ किया है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है?
तो बस अब हमें पैटर्न समझ में आ गया, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। देखो सिमिलरली जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको डेल वाई 3/2 मिलेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, बस जैसे मैंने ये किया ना बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। यहां पर 3/2 लिखना, यहां पर x0 3h/2 लिखना, सेम पैटर्न लगाओगे तो आपके पास y2 माइनस y1 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से जब आप 5/2 को कैलकुलेट करोगे तो y3 माइनस y2 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे y4 माइनस y3 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा y5 माइनस y4। तो आपको करना क्या है, बस ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 1/2 से स्टार्ट करना है, 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2, और इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखना है। पैटर्न समझ में आ गया, पहले की तरह ये। उसके बाद जब आप सेकंड डिफरेंस लिखोगे सेंट्रल डिफरेंस, तो अब 1 2 3 आएगा, मतलब एक बार फ्रैक्शन आएगा, एक बार 1 2 3 आएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये y1 डेल स्क्वायर y1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे डेल स्क्वायर y2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे डेल स्क्वायर y3 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे डेल स्क्वायर y4 आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे सेंट्रल डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस करना। अब देखो 3/2 आएगा, यहां पर 1/2 से स्टार्ट हुआ था ना, नेक्स्ट अब 3/2 से स्टार्ट होगा और 7/2 तक चलेगा, एक एक कम होता रहेगा, एक ऊपर से कम होगा, एक नीचे से कम होगा, है ना, दोनों साइड से कम होगा। फॉरवर्ड में नीचे से कम हो रहा था, बैकवर्ड में ऊपर से कम हो रहा था, और सेंट्रल में दोनों साइड से कम होगा। तो एक बार फ्रैक्शन आएगा, एक बार इंटीजर आएगा, एक बार फ्रैक्शन आएगा। तो 3/2 7/2 5/2 7/2, इसमें से इसको माइनस कर दो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो ये आ जाएगा। फोर्थ, इसमें से इसको माइनस करो फोर्थ आएगा, है ना, और इसमें से इसको माइनस करो फोर्थ आएगा, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो तो फिफ्थ आ जाएगा। तो ये नोटेशन बस आपको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको तीनों सेंट्रल डिफरेंस टेबल को, तीनों डिफरेंस टेबल को मैंने आपको समझा दिया है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और सेंट्रल डिफरेंस टेबल, है ना। तीनों हमने यहां पर तीनों को समझ लिया है। अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखना ये जो तीनों टेबल हैं ये आने वाले लेक्चर्स में भी यूज होंगी, इसलिए इन तीनों टेबल को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। चलिए अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो आपको यहां पर x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, और आपसे कहा गया है कि यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाएं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाएं। तो देखो मैंने यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैं यहां पर बनाने वाला हूं, टेबल मैंने पहले से बना रखी है ना। अब आप ये मत सोचना कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल हमें बनानी पड़ेगी क्या, इतनी सारी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी क्या, नहीं करनी पड़ेंगी। ये मैंने केवल इतनी सारी लाइनें आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखी हैं, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे रजिस्टर में। इन क्वेश्चन को आप उस रजिस्टर में सॉल्व करना जो लाइन वाले रजिस्टर होंगे। तो जब लाइन वाले रजिस्टर में आप सॉल्व करोगे तो आपको इतनी सारी लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले यह कहा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। क्या बनाओ? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब जरा ध्यान से समझना, देखो मैंने x की वैल्यूज को यहां पर लिख दिया, y की वैल्यूज को यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मुझे बनानी है, तो मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड, फोर्थ फॉरवर्ड, जहां तक भी बनेगा वहां तक बनाएंगे हम। जब तक बनाते जाएंगे जब तक आखिरी में एक सिंगल टर्म ना बच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y का। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। देखो तो मेरा पहला फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसका मतलब 9848 में से माइनस करना है 9962 को, और ये हमारे पास आ रहा है निगेटिव में 114, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में माइनस का 114। बोलो बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना 114। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें अब क्या करना, अब इसमें से इसको देखो, आपको बस इतना ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस करो, बीच में लिखो। देखो बीच, ये जो मैंने यहां पर ना, देखो ध्यान से समझना,
देखो मैंने यहां पर ऑल्टरनेट लिखा था, यहां पर 10 नहीं लिखा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसा क्यों? मैंने बीच में एक लाइन क्यों छोड़ रखी है? क्योंकि बीच में मुझे डेटा लिखना है। तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। देखो आप इस टेबल को अपने रजिस्टर में जब बनाएंगे ना, लाइन वाले रजिस्टर में, तो आपको क्या करना है, केवल ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी है और ये वर्टिकल वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो बीच में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपके रजिस्टर की जो लाइन होती है उसमें बस आप ऑल्टरनेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, डेटा को एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करा, ये आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 9659, एक मिनट, 9659 में से माइनस करेंगे 9848 को, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 189। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9397 माइनस कर देंगे 9659 को, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 262। और आगे चलेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9063 में से माइनस करेंगे, 9063 में से माइनस करेंगे 9397 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 334। उसके बाद इसमें से इसको करेंगे तो 8660 में से माइनस कर देंगे 9063 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 403, माइनस का 403। तो मुझे लगता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आसान है, बस आपको नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाना है, दैट्स ऑल। उसके बाद सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y का कैलकुलेट होगा। अब जरा ध्यान से समझना ना, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास माइनस का 189, अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 189 और प्लस का 114 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 75, माइनस का 75। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 262, इसमें से इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 189, ये बचेगा माइनस का 73, माइनस का 73। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 334 और प्लस 262, तो ये आ जाएगा माइनस का 72। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 403 प्लस माइनस 403 प्लस 334, तो ये आ जाएगा माइनस का 69। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे और अब कैलकुलेट करेंगे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y का, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y का। कैलकुलेशन आसान होती चली जाएगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना। अब इसमें से इसको माइनस करना और बीच में लिखना है, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करना बीच में लिखना है। तो देखो माइनस 73 और ये हो जाएगा प्लस 75, तो ये आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा भाई, माइनस करके देखिए 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस 73 भाई सीधी सी बात है, माइनस 73 और माइनस माइनस 75, तो ये माइनस माइनस प्लस होना है, तो प्लस का 2 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 72 और ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा, माइनस 69 प्लस 72। और आगे चलेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ। चलिए फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ना। अब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1। उसके बाद 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम एक और कैलकुलेट करेंगे 5, यानी कि फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। अब 2 में से -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा फाइनली मेरे पास 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई। और हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंप्लीटली बन चुकी है। क्लियर है? तो देखिए आपको ये टेबल बनानी तो है, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है ना। बस आप ऊपर की ये रो बनाएंगे, उसके बाद देखो ध्यान देना, ये बीच वाली लाइन आपको नहीं बनानी, ये नहीं बनानी, इन सबको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पहले आप एक ऐसी टेबल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ये पहली रो ड्रॉ कर लेंगे और ये कॉलम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये ऐसे।
बाकी जब आप रजिस्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब आप ये डेटा लिखेंगे तो ध्यान रखना एक लाइन छोड़ के लिखना है, बीच में एक लाइन खाली छोड़नी है, तो ऑल्टरनेट लिखना है। तो जब आप ऑल्टरनेट लिखेंगे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में बहुत सारी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने केवल आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, मैं चाहूं तो इनको अब हटा भी सकता हूं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमसे इसने कहा था कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, तो हम बना चुके हैं। लेकिन आगे क्या पूछा है? पॉइंट आउट द वैल्यूज ऑफ डेल स्क्वायर वाई 10 और डेल 4 वाई 5। अब ये कहां से आएगा? तो कहीं से नहीं आएगा, डिफरेंस टेबल से आएगा ना, बाय डिफरेंस टेबल या फ्रॉम डिफरेंस टेबल। फ्रॉम डिफरेंस टेबल। अब डिफरेंस टेबल से हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो डिफरेंस टेबल से कैसे चेक करेंगे वैल्यूज को? फ्रॉम डिफरेंस टेबल। ध्यान देंगे डिफरेंस टेबल से वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमसे सबसे पहले पूछा है डेल सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y10 का। अब जरा ध्यान से समझना, देखो अब यहां पर आपको नोटेशन काम आएगी, यहां पर आपको नोटेशन काम आएगी। देखो जरा ध्यान से, सीधी सी बात है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर पूछा है तो सीधी सी बात है इस वाले कॉलम में आंसर होगा, इस वाले कॉलम में आंसर होगा। लेकिन कौन सा आंसर होगा? अब जरा ध्यान से समझना। देखो हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में, चलो एक बार मैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पर लेकर चलता हूं आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में देखो ये एक्स नॉट था ना, तो ऊपर सारे नंबर देखो एक्स नॉट है या नहीं? बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो ये x1 है, तो ये सारे नंबर x1 वाले हैं। ये x2 है, तो ये नंबर सारे 2 वाले हैं। ये 3 है, तो ये नंबर सारे 3 वाले हैं। ये अगर 4 है, तो ये नंबर 4 वाले हैं। बोलो बात समझ में आ रही? पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो 0 0 0 0 0 पूरा 0 है, ये सब 1 है पूरा, ये पूरा 2 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 4 है। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, है ना। बैकवर्ड में अगर आप देखो, चलो बैकवर्ड का भी बता देता हूं। बैकवर्ड में क्या है? देखो ये y5 है, तो ये पूरा का पूरा y5 है ऐसे, है ना। ये y4 है, तो ये पूरा y4 है। ये y3 है, तो ये y3 है। ये y2 है, तो ये y2 है। ये x1 है, x1 है, तो ये y, मतलब यहां सारी 5 वाली टर्म है, ये 4 वाली टर्म है, 3 वाली टर्म है, 2 वाली टर्म है, 1 वाली टर्म है ना। इस तरह से पैटर्न बन रहा है हमारा। चलिए फिलहाल तो हमें फॉरवर्ड का पैटर्न देखना है, ये हमारा फॉरवर्ड का पैटर्न है। चलो अब यहां पर आ जाओ जरा, ये हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? y10 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहां पर नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग यहां पर देखो, वहां पर नंबरिंग क्या थी? 0 1 2 3 था, ऐसे था। यहां पर 5 से स्टार्ट हो रही ना नंबरिंग। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, ध्यान देना, ये मेरा 5 है, तो इसका मतलब ये मेरा y5 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? y5 की। देखो ये x की वैल्यू 5 है ना, तो इसका मतलब ये y5 की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जितने भी नंबर हैं ये सब 5 की वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज है? y5 की वैल्यूज है ये सारी। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो ये 10 है, तो ये y10 की वैल्यू है, ये डेल y10 की वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये 10 वाली वैल्यू सारी इस तरह से यहां लिखी हुई है। तो देखो ये वैल्यू किसकी हो गई? y10 की। ये वैल्यू किसकी हो गई? डेल y10 की। और ये वैल्यू किसकी हो गई? डेल स्क्वायर y10 की। तो डेल स्क्वायर y10 हमें मिल गया, ये रहा डेल स्क्वायर y10। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमें यहां से पता चल गया कि डेल स्क्वायर y10 है माइनस का 73। पहला आंसर आ चुका है भाई, दिस इज द फर्स्ट आंसर, है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला आंसर, ये मेरा फर्स्ट आंसर है। समझ में आया कैसे देखना है? देखो y10 पूछा है ना, तो इसका मतलब देखो ये y10 की वैल्यू है, ये डेल y10 की वैल्यू है, ये डेल स्क्वायर y10 की वैल्यू है, ये डेल क्यूब y10 की वैल्यू है, डेल की पावर 4 y10 की वैल्यू है। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है डेल की पावर 4 y5। क्या पूछा है? y5 पूछा है भाई। देखो y5 का मतलब है ये पहला ही नंबर हमारा y5 है ना, x5 है, ये 5 है ना x की वैल्यू, तो ये y5 की वैल्यू है। ये डेल y5 है, ये डेल स्क्वायर y5 है, ये डेल क्यूब y5 है, ये डेल की पावर 4 y5 है, और ये
हाँ सॉरी, डेल की पावर 4 y5 है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है भाई। देखो सीधी सी बात है, 5 वाली जो वैल्यूज हैं वो ऐसे जा रही हैं, ये 5 वाली वैल्यूज हैं, है ना। तो यहां पर इस कॉलम में आपको आंसर मिलेगा, डेल की पावर 4 है ना, तो इस कॉलम में आपको आंसर मिलेगा, तो ये आपकी 5 की वैल्यू -1 है। बोलो बात समझ में आ रही है? इसमें आपको आंसर मिलेगा, तो आपका आंसर कहां पर लिखा है? ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमें डिफरेंस टेबल बनाना अब आपको आ गया होगा, है ना, और उसमें से अगर कोई वैल्यूज आपसे पूछिए तो वैल्यूज भी आप देख करके बता सकते हैं। एक इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा भी जा चुका है। और यहां पर आपको क्या करना, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। देखो इसको देख के घबराना मत, y इक्वल टू लॉग एक्स क्या लिखा है, इसको आपको इससे मतलब ही नहीं है। इन्होंने पहले ही आपको y की वैल्यूज गिवन है सारी की सारी, y इक्वल टू लॉग एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है। देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू log 10 की है, ये वैल्यू log 20 की है, ये log 30 की है, ये log 40 की है, log 50 की है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको क्या करना है, और यहां पर आपका जो ये डेटा है, एक्स का डेटा, वाई का डेटा, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी अभी हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला ना, जब आप बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे, 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 इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे। नीचे से शुरू करना है, बस इतना याद रखना आपको, और आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम मिसिंग टर्म कैलकुलेट करेंगे। भाई हमने जो डिफरेंस टेबल को पढ़ा है, ये मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा आज के लेक्चर में, बाकी डिफरेंस टेबल हम आगे के लेक्चर में भी यूज करेंगे। चलिए अब मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास ये डेटा गिवन है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर डेटा हमेशा इक्वल इंटरवल ही होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम ये जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर है, इन डिफरेंस ऑपरेटर को हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास इक्वल इंटरवल डेटा हो। तो आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा इक्वल इंटरवल डेटा था, इसमें भी इक्वल इंटरवल डेटा है, हमेशा इक्वल ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अनइक्वल इंटरवल डेटा में हम मिसिंग टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके मेथड अलग होते हैं। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। तो मैंने यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में इसको अरेंज कर दिया। देखो हमसे क्या मिसिंग टर्म पूछी है, एक्स की वैल्यूज तो सारी गिवन होंगी, वाई में कोई ना कोई टर्म आपकी मिसिंग होगी। जैसे यहां पर देखो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये टर्म मिसिंग है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना आएगा, कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डिफरेंस टेबल और एक और होता है जिसमें हम रिलेशन का यूज करते हैं, जो हम रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन रिलेशन से ये क्वेश्चन कई बार टफ हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना रिलेशन की हेल्प से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफरेंस टेबल की हेल्प से मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत ईजी। अब आप देखेंगे कितना ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए तो हमें मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिसिंग टर्म को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेट मिसिंग टर्म, हम मान लेते हैं कि जो मिसिंग टर्म है, लेट मिसिंग टर्म इक्वल टू ए। हमने मान लिया कि मिसिंग टर्म कितनी है, ए के बराबर है। बोलो बात समझ में आ रही, हमने एज्यूम कर लिया मिसिंग टर्म को ए, कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए तो मिसिंग टर्म को मैंने ए एज्यूम कर लिया। अब देखो आगे करना क्या है। तो मिसिंग टर्म को हमने ए एज्यूम किया है, तो मैं एक काम करता हूं, इस मिसिंग टर्म, देखो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो मैं यहां पर ए लिख देता हूं। बोलो बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको मिसिंग टर्म को एज्यूम करना है, उसके बाद जहां पर मिसिंग है वहां पर लिख देना है। अब करना क्या है, अब आगे देखो, अब हमें यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी, कुछ भी नया काम नहीं करना। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करता हूं, देखो कितना आएगा फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज और, ये जो मिसिंग टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्लियर है। चलिए तो यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, 3 - 1 2 बीच में लिखेंगे, 3 - 1 2 बीच में लिखेंगे, तो यहां पर आ गया 2।
उसके बाद 9 माइनस 3 6। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो a माइनस 9 आएगा यहां पर, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 81 माइनस a आएगा। कितना ईजी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके बीच में लिखेंगे। अब हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे भाई। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, देखिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो a माइनस 9 में से आपको माइनस करना है 6, तो a माइनस 15 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, a माइनस 15 होगा। ठीक है, a माइनस 15। ठीक, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 81 माइनस a में से माइनस करेंगे a माइनस 9 को, तो देखो a माइनस 9 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये a तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, तो यहां पर आएगा 90 माइनस 2a। बस आपको माइनस करते जाना, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया, और आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल की पावर 3 y। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इसमें से इसको माइनस करो, यहां पर लिखेंगे तो a माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो a माइनस 19 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, सीधी सी बात है, ये माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएंगे, तो 105 और माइनस का 3a। और अब हम आगे बढ़ेंगे, और अभी एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। चलिए, डेल की पावर 4 y, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखो इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 105 प्लस 19 हो जाएगा 124, और 124 में से माइनस कर देंगे माइनस 4a, क्योंकि माइनस 3 है, माइनस है, माइनस 4a। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर कहां तक बढ़ेंगे, क्या, देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि आखिरी में एक सिंगल टर्म लेके आनी है। अगर आपको एक मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी है, देखो यहां पर एक ही मिसिंग टर्म है, तो हम कहां तक जाएंगे, जब तक हमारी एक सिंगल टर्म ना आ जाए। लेकिन अगर दो मिसिंग टर्म होंगी, जैसे यहां पर दो मिसिंग टर्म है, तो हम कहां तक जाएंगे, फिर हम वहां तक जाएंगे जहां हमारे पास आखिरी में दो टर्म आएंगी। वो आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। तो ये डिफरेंस टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिफरेंस टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैं इसकी वैल्यू आपको समझाता हूं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसकी वैल्यू देखो जरा ध्यान से समझना। देखिए यहां पर हमें कितने डेटा गिवन है, 1 2 3 4 गिवन है, पांचवा मिसिंग है, मतलब हमारे पास 4 डेटा गिवन है। तो एक्चुअल में जो ये डेटा गिवन होता है ना, ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं ये, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। और हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। देखो आपको मैं फिर से एक चीज बताता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है fx, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है fx। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कुछ इस तरह से होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका मतलब ये, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसमें कांस्टेंट कितने आएंगे, 4 आएंगे। बात समझ में आ रही, कितने कांस्टेंट आएंगे, 4। यहां पर कितने कांस्टेंट लिखे हैं, 4 लिखे, पांचवा मिसिंग है, 4 लिखे हैं। इसका मतलब इस डेटा के साथ में कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बन सकती है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बन सकती है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बन सकती है। तो अगर आप 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधी सी बात है x खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। और अगर आप 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल को 4 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर आएगा 0। और ये बात हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी कर चुके हैं कि अगर डेल की पावर 4 fx है और ये पॉलिनोमियल अगर 4 डिग्री की होगी तो यहां पर कांस्टेंट नंबर आएगा, और अगर ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री की होगी तो यहां पर 0 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमें इस डेटा को देख करके ये पता चल गया कि इससे बनने वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम डेल 4 निकालेंगे तो इसका मतलब ये डेल 4 की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है।
क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब जरा ध्यान देना ना, यहां पर हम लिखेंगे सिंस देखो यहां पर हमारे पास कितनी एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है ना। सिंस, हाँ, सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज, ये ऐसे लिखेंगे इसको, सिंस एंट्रीज ऑफ y, या नंबर ऑफ सिंस नंबर ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज, सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज, कितनी एंट्रीज है हमारे पास टोटल, सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास है 4। बोलो बात समझ में आ रही है, सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4। तो अगर नंबर ऑफ एंट्रीज 4 है तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर डेल की पावर 4 y, ये जो हमारे पास है डेल की पावर 4 y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और डेल की पावर 4 y अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 124 माइनस 4a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां से अगर आप 4a को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां से जब आप a को कैलकुलेट करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। एंड 31 ही हमारा क्या है, मिसिंग टर्म है। बोलो बात समझ में आ रही है, यही हमारी क्या है, मिसिंग टर्म। तो हमने मिसिंग टर्म को कैलकुलेट कर दिया, मिसिंग टर्म है हमारी 31। यहां पर बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 0 होगा। अब ये 0 क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये 0 इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी गिवन है, 4। और 4 एंट्रीज के साथ में, 4 एंट्रीज का मतलब ये 4 कांस्टेंट है, और 4 कांस्टेंट के साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल बन सकती है 3 डिग्री की, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बन सकती है। और 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को देखो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन भी होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। तो 3 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होगी अगर उसका डिफरेंशिएशन हम 4 बार कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमने वही तो पुट किया है, 0 पुट कर दिया, a की वैल्यू क्या आ गई, 31 आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक वो जहां पर एक सिंगल टर्म मिसिंग होगी, और दूसरा वो जहां पर 2 टर्म मिसिंग होगी। और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है ना। तो यहां पर 2 टर्म मिसिंग है, लेकिन अगेन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है भाई हमारा, सबसे पहला काम तो ये कि मिसिंग टर्म को एज्यूम कर लेते हैं। लेट मिसिंग टर्म आर ए एंड बी। एक को ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं, ए एंड बी। हमने मान लिया कि जो मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म ए है और दूसरी मिसिंग टर्म बी है। तो देखो, एक तो हमारी मिसिंग टर्म यहां पर है, इसको हम ए ले लेते हैं, और एक मिसिंग टर्म यहां पर है, इसको हम बी ले लेते हैं। और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बोलो बात समझ में आ रही, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में, है ना। तो हम यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। तो 10 - 6 ये आएगा 4। 10 - 6 कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद यहां से a में से 10 को माइनस करो तो ये a - 10 हो जाएगा। फिर 17 में से a को माइनस करो तो ये 17 - a होगा। फिर b में से 17 को माइनस करो तो ये b - 17 होगा। और 31 में से b को माइनस करो तो 31 - b होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसमें से इसको माइनस करा 4 आया, a - 10 आ जाएगा, 17 - a आएगा, b - 17 आएगा, 31 - b आएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ चुका है। अब हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें से इसको माइनस करो। तो देखो, a - 10 में से अगर आप a - 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये a - 14 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो, 17 - a में से हमें माइनस करना है a,
इसको माइनस करना है तो ये माइनस ए प्लस 10 हो जाएगा। तो देखो 27 माइनस 2a, 27 माइनस 2a। और आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस 17, इसको माइनस करना है तो माइनस 17 और प्लस का a, तो ये कितना आ गया a प्लस बी और माइनस का 34, a प्लस बी और माइनस का क्या आ गया 34 आ गया। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा a प्लस बी और ये माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे 31 माइनस बी और ये प्लस का हो जाएगा 17, है ना। तो 31 और 17 48 माइनस 2b, 48 माइनस 2b हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी आ गया भाई। अब हम चलते हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस पे। थर्ड, अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, तो देखिए कितना आएगा 27 माइनस 2a में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 27 और 14 कितना हो जाएगा 41, तो 41 माइनस 3a माइनस करके देख लीजिए यही आएगा। क्लियर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो ये a प्लस बी है और ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2a भी प्लस होगा प्लस a, तो ये हो गया प्लस 3a, प्लस का 3a, ठीक है। और प्लस में b, 3a प्लस b, और यहां पर ये माइनस 34 माइनस 27, मतलब आपको 34 में 27 को क्या करना है ऐड करना है, तो माइनस का 34 माइनस का 27 ये आपका हो जाएगा माइनस का 61। भाई माइनस का क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 34 माइनस माइनस 27। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस का 2b है और ये भी माइनस हो जाएगा। देखो 48 माइनस 2b, इसको माइनस करना है तो ये माइनस a और माइनस b और प्लस का हो जाएगा 34। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस a और माइनस a हो जाएगा और माइनस का 3b हो जाएगा। चलिए माइनस का a और माइनस का 3b, माइनस का a और माइनस का 3b, और क्या बचेगा माइनस का a माइनस का 3b और ये ऐड कर लो भाई 48 और 34 82 हो जाएगा, प्लस का 82। तो इसका काम भी खत्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं ना, अब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट वैल्यू, दैट इज डेल फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। चलिए अब यहां पर देखो जरा, अब देखो यहां पर क्योंकि दो मिसिंग टर्म है तो हमें आखिरी में दो टर्म चाहिए। अब जरा ध्यान देना, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 3a है प्लस b माइनस 61, तो अगर आप 3a प्लस b माइनस 61 में से माइनस कर देंगे 41 को और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a, तो देखो 3a प्लस 3a 6a, कितना आ जाएगा 6a प्लस b, देखो 3a प्लस 3a 6a प्लस b, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा आपका माइनस का 102, माइनस का 102, ठीक है। और आगे चलते हैं ना, इसमें से इसको माइनस करो तो देखो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस a माइनस 3b और प्लस का 82 है, उधर उसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 61 आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो माइनस का 4a हो गया और माइनस का 4b हो गया, माइनस का 4a माइनस का 4b और प्लस का कितना हो जाएगा 82 प्लस 61, तो 80 और 60 143 हो जाएगा भाई, 143 आएगा। हमारी टेबल कंप्लीट होगी। अब आप देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे सर अभी तो दो टर्म है, एक आगे और जाना चाहिए, एक आगे नहीं जाएंगे। देखो मैं आपको रीजन बताता हूं। यहां पर कितनी एंट्रीज है 1 2 3 4, देखो यहां पर भी गिवन एंट्रीज 4 ही हैं, 2 तो मिसिंग है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, और अगर 3 डिग्री होगी तो अगर हम उसका 4 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है। बात समझ में आ रही? तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2 मिसिंग टर्म होगी तो हमारे पास लास्ट में 2 टर्म बचनी चाहिए, और अगर 1 मिसिंग टर्म होगी तो हमें जब तक चलना है
जब तक हमारे पास एक सिंगल टर्म ना आ जाए, क्योंकि हमें उसको जीरो पुट करना है। बोलो बात समझ में आ रही? रीजन अगेन सेम लिखेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 4 है। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 4 है। देखिए यहां पर y की एंट्रीज की बात हो रही है, x की नहीं। आपको नंबर ऑफ एंट्रीज y की देखनी है। तो सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू कितनी है? 4। देयरफॉर डेल की पावर 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, अगर 6a प्लस बी माइनस 102 की वैल्यू 0 है तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 6a प्लस बी और माइनस 102 इक्वल टू 0। मैं 102 को इक्वल में ले जाके लिख रहा हूं और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। चलिए उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखो क्या होगी, माइनस का 4a माइनस का 4b प्लस का 143 इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस 4a माइनस 4b को दूसरी तरफ ले जाऊं तो इक्वल टू में 143 आएगा। तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी 4a प्लस b इज इक्वल टू 143 और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है? दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व 1 एंड 2। और जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करेंगे आपके पास मिसिंग टर्म आ जाएंगी, मतलब आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए a की वैल्यूज मैं यहां पर कैलकुलेट करके लिख लेता हूं। कैसे कैलकुलेट करनी है? ये आपको सॉल्व नहीं करनी दोनों आपस में, आपको यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपके कैलकुलेटर में 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑप्शन होता है। यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर के अंदर मॉड वाला बटन प्रेस करेंगे, है ना, और इसको जब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक आपको इक्वेशन लिखा हुआ ना मिल जाए। इक्वेशन का शॉर्ट में लिखा होगा EQN, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है 1, तो आप 1 को प्रेस करेंगे। 1 को प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि अननोन कितने हैं। तो देखो यहां पर कितने अननोन है? यहां पर 2 अननोन है, तो नीचे 2 भी लिखा है 3 भी लिखा है, आप 2 को प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपसे ये A1 की वैल्यू पूछेगा। तो देखो जो A का कोफिशिएंट है वो A1 की वैल्यू है, जो B का कोफिशिएंट होगा वो नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 को एंटर कर देंगे, इक्वल करेंगे। अब ये आपसे B1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो B का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो B1 की वैल्यू हो गई 1 को एंटर करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब ये C1 है, अब ये आपसे C1 की वैल्यू पूछेगा। C1 कितना है? 102, तो 102 एंटर कर देंगे, इक्वल करेंगे। अब ये आपसे A2 पूछेगा, A2 कितना है? 4। भाई दूसरी इक्वेशन में जो A का कोफिशिएंट है, तो 4 को एंटर करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब ये आपसे B2 पूछेगा, B का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 को एंटर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब ये आपसे C2 पूछेगा, C2 कितना है? 143, तो 143 को एंटर करेंगे और इक्वल करेंगे। तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी और A की वैल्यू हमारे पास आ रही है, 1 मिनट मैंने कुछ गलत एंटर कर दिया शायद, दोबारा से मैं कर लेता हूं, है ना। चलिए अननोन कितने हैं मेरे पास? 2। A1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। B की वैल्यू कितनी है? 1 है। और C की वैल्यू है हमारे पास 102। उसके बाद A2 कितना है? 4। हाँ B2, यहाँ पर मैंने B2 ये गलत दिख रखा है भाई, ये 4 भी था ना हमारे पास, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। ये 4 भी इक्वल टू 143 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 4 है। और आगे बढ़ेंगे C2 143, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.25। भाई कितना आ रहा है A की वैल्यू? 13.25। और उसके बाद एक बार और इक्वल प्रेस करेंगे तो 22.5 और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये दोनों हमारी क्या है? मिसिंग टर्म्स है। बोलो बात समझ में आ गई? क्या है? मिसिंग टर्म्स है। तो इस तरीके से हम मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए और उन्हीं के जैसे बिल्कुल सेम 3 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि वहां पर भी हमें डिफरेंस टेबल ही बनानी है और बिल्कुल सेम तरीके से बनानी है जैसे हमने आज बनाई है। क्लियर है? चलिए तो इन तीनों क्वेश्चन को कर लेना। तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको टेबल बनानी है, इसमें आपको एक मिसिंग टर्म निकालनी है, इसमें आपको 2 मिसिंग टर्म निकालनी है। क्लियर है? चलिए
तो यहां पर हमारा मिसिंग टर्म वाला जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जब तक आप डिफरेंस टेबल को बनाना सीखें, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको आसान लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।